हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी आज फिर से उसी क्लास के साथ सुपर 25 के साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग को पता है। और यह सेट नंबर 24 है। आज के सेट में हम लोग 24 नंबर सेट के प्रैक्टिस करेंगे कि आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आप सबों को पता है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दिया जाए और बाकी लोगों को जोड़ दिया जाए कि कौन कौन से लोग जुड़ जाएं जल्दी से, और इस क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। और आप सबों को पता हो, जो लोग जुड़ चुके हैं उनको पता है कि हम लोगों के यहाँ 3 क्लास इस चैनल पे होता है। एक होता है सुबह 6 बजे जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं, एक होता है क्लास 8 बजे जिसमें कि जीके जीएस का क्लास होता है, और एक होता है रात्रि 9 बजे जो कि सुपर 25 का सेशन होता है, और इसमें साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो एक बार क्लास को सभी लोग को शेयर कर दिया जाए और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए। तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे और ताकि जुड़ जाए सभी लोग, तब क्लास को स्टार्ट कर दिया जाता है। फटाफट से क्लास को शेयर करिए और क्लास को जोड़ने के लिए बोलिए सभी लोगों को। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। 1 मिनट तक वेट कर लिया जाए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आज के क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स का क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायो के क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको कलेक्शन किया गया है, तो ध्यान से देखेंगे आज के सेशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस का पहला क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों का, बताइए कि जी का मान मतलब स्मॉल जी का एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई किसका है। आपको बताना है कि स्मॉल जी का मान का जो एसआई इकाई है वही किसका इकाई है। बताइए, क्या दाब का वही मात्रक होता है, वेग का, संवेग का या त्वरण का। आपको बताना है कि इसका एसआई इकाई क्या होता है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। और कोई भी जो लोग भी जुड़ते हैं, जुड़ने से पहले लाइक कर दीजिए और उसके बाद वीडियो को देखिए, क्योंकि जुड़ने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और आप सबको पता है कि लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो यूट्यूब क्या होता है आगे की ओर पहुंचाता है, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सकें। तो आप लोग क्लास को एक बार जब जुड़ जाते हैं तो क्लास को शेयर कर दिया करिए और क्लास को आंसर देते रहिए। चलिए, स्मॉल जी की अगर बात कहा जाए तो पता है कि स्मॉल जी जो होता है इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर 2। ओके, उसी प्रकार त्वरण जो होता है ए भी जो होता है आपको क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आपसे पूछा है कि जी के मान का एसआई इकाई वही है जो कि किसका एसआई इकाई है, तो वह त्वरण का है। तो आपसे पूछा है किसका इकाई जो है उसके बराबर है, तो त्वरण के बराबर है। और स्मॉल जी की अगर बात कहा जाए तो स्मॉल जी को सबको पता है कि स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दाब का क्या होता है, तो आपको पता है कि दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। जब बल बटे में क्षेत्रफल होता है तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल बराबर होगा क्या चीज, जो बल होता है बल बराबर होगा दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और बल का होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या दाब का ही एसआई मात्रक होता है पास्कल। वेग की कहा जाए तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का बात कहा जाए तो संवेग आपको पता है कि P बराबर होता है mv और इसका होता है kg मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। यह क्या हुआ, संवेग का हुआ। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जी का मान का एसआई इकाई वही है जो कि त्वरण का किसका है, तो आप लोगों को पता हो गया कि त्वरण का होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत होता है, या आरोपित बल
से कोई विस्थापन नहीं होता है या विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है। बताइए कि बल पर कार्य कब होगा। बताइए कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब माना जाएगा, जब विस्थापन बल के दिशा में होगा, या विस्थापन बल के लंबवत होगा, या आरोपित बल से कोई विस्थापित नहीं होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। और इस क्लास में हम लोग सिर्फ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग के इस क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग ओनली फॉर ग्रुप डी से रिलेटेड इस सेशंस को लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों को, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको बता दें कि इस सेशंस में जो आपका डी एजुकेशंस का यूट्यूब चैनल है, इस पे हम लोग ग्रुप डी से रिलेटेड कंटेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि जीके जीएस करंट अफेयर्स को लेकर हम लोग क्लास चलाते हैं। तो चलिए आंसर करिए सभी लोग। चलिए ऑप्शन पढ़िए। आपको पता है कि कार्य धनात्मक, आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है W बराबर होता है FS cos थीटा। क्या होता है? W बराबर होता है FS cos थीटा, यानी कि बल जो होगा, बल और विस्थापन के गुणनफल और बल और विस्थापन के बीच जो एंगल होता है उनके गुणनफल के क्या होते हैं? बराबर होता है। कार्य जो होता है बल और आपके विस्थापन के गुणनफल और उनके बीच जो एंगल है वो भी क्या होता है? गुणा होता है। तो वही होता है। और कहा जाता है कि जिधर बल लगाए उसी दिशा में अगर विस्थापित होगा तब कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। तो कहेंगे कि विस्थापन बल की दिशा में हो, मतलब कि जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापित हो रहा है, तो कहेंगे कि कार्य क्या है? धनात्मक है। तो यह कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। हम बल लगा रहे हैं आगे की ओर और विस्थापित भी अगर आगे की ओर होगा तभी तो कहेंगे कि कार्य क्या है? धनात्मक है। विस्थापन लंबवत होगा, और पता है कि जब लंबवत होता है तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान हो जाता है कितना? तो cos 90 का मान हो जाता है 0 डिग्री। तो यहाँ से तो कार्य धनात्मक नहीं होकर शून्य हो जाएगा। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। तो जब कोई विस्थापन ही नहीं होगा तो धनात्मक कहाँ? तो ये भी ऑप्शन गलत था। विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा। बल लगा रहे हैं आगे और कोई वस्तु विस्थापित हो रहा है पीछे, तो इस केस में क्या हो रहा है? ऋणात्मक कार्य होगा। लेकिन धनात्मक कार्य कब होगा? जब विस्थापन लगाएंगे और उसी दिशा में विस्थापित हो जाए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से, मतलब जब एक गतिशील वस्तु होता है तो इसमें अनिवार्य रूप से क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ताप ऊर्जा। जब कोई वस्तु है गतिशील है तो उसमें अनिवार्य रूप से क्या पाए जाते हैं? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। और लाइक करते चलिए, लाइक शेयर करते चलिए, क्योंकि बनाने में, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इस बात को भी आप लोग समझिए, क्योंकि आपके लिए जब इतना मेहनत हो रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कुछ करें। तो कम से कम लाइक ही कर दिया करो, क्लास तो शेयर करता नहीं है तो लोग। चलिए, एक गतिशील वस्तु को में अनिवार्य रूप से होता है। तो आपको पता है कि गतिशील जब किसी वस्तु में अवस्था में परिवर्तन के कारण, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन से जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो गतिशील वस्तु है तो अनिवार्य रूप से उसमें गतिज ऊर्जा होगी, इसमें कोई बात नहीं है। और आप सबको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, आप और सब पता है कि के बराबर होता है हाफ mv², और पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ए होता है स्थितिज ऊर्जा और ये होता है गतिज ऊर्जा होता है। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यह क्या है? गतिज ऊर्जा है। गतिशील वस्तु होगा तो गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिला दीजिएगा तो यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताइए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? आपको बताना है कि जो ऊर्जा है उसका व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा, जूल, किलोवाट, वाट घंटा। बताइए कि जो आपका ऊर्जा होता है, ऊर्जा का
व्यवहारिक इकाई क्या होता है, यानी व्यवसायिक इकाई बताना है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे कि क्या होता है। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। कि ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है। चलिए, तो आप सबों को पता है कि ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। और ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को, यानी कि जो कार्य है करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक का अगर बात कहा जाए तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, और कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का सीएस मात्रक में पूछे कि सीएस मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का होता है कैलोरी। ऊर्जा का सीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊर्जा फिर पूछे कि ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा का पूछता है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है। और आपसे पूछा है कि कार्य एक कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। जब ऊर्जा व्यवसायिक इकाई अगर पूछे कि ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है। वाट और किलोवाट जो होता है, जो वाट होता है, वाट या किलोवाट बिजली व्यय, वाट और किलोवाट जो होता है यह बिजली व्यय, यानी कि जो आपका बिजली खपत होता है उस सब में कार्य के लिए आता है। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि क्या होगा, किलोवाट व्यवसायिक इकाई होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। न्यूटन का कौन सा गति नियम, यानी कि लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्योंकि टकराकर वापस लौटता है संबंध में व्याख्या करता है। पहला नियम, दूसरा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम, दूसरा नियम, या कोई नहीं। आपको बताना है कि न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे कि न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है। जल्दी से करेंगे। सभी लोग आंसर करिए, इसका क्या होगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, और आप लोग लगातार जुड़ते रहिए, क्योंकि आप जुड़िएगा तभी क्लास को संभव है कि बढ़िया से हो पाएगा। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि आपका उपस्थिति ही एक मनोबल इंक्रीज कर सकता है मेरा, क्योंकि हम जितना आप लोग जनसंख्या अधिक रहिएगा उतना ही क्या हो सकते हैं, हम भी मोटिवेट होते जाएंगे। क्योंकि जनसंख्या कमी होने से मेरा भी मोटिवेट क्या होगा, क्योंकि खुद हम भी मोटिवेट नहीं रह पाएंगे कि मेहनत कर पाए, और संख्या बढ़ती जाएगी तो मोटिवेट क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते। चलिए, न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, फेंका गया गेंद क्योंकि टकरा कर वापस आता है तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल, यह न्यूटन का गति का कौन सा नियम है, तो यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। जब कोई दीवार पर कोई वस्तु को फेंकेगा और टकरा कर वापस आएगा, तो यह मतलब कि कोई भी क्रिया है उसका विपरीत दिशा में अगर प्रतिक्रिया हो रहा है, तो यह व्याख्या किसका है, तो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ का होता है, न्यूटन साहब का तीसरा नियम का होता है। पहला से क्या मिलता है, तो बल का परिभाषा, और पहले ही नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। पहले नियम को ही जड़त्व या गैलीलियो के नियम कहा जाता है। और न्यूटन के पहले गति का नियम का सूत्र होता है V बराबर U प्लस AT होता है। यह हुआ पहला। दूसरा से क्या होता है, दूसरा से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, जिसे F बराबर ma कहते हैं। तो दूसरा से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, और यह संवेग संरक्षण से भी बताता है, तो संवेग संरक्षण भी बताता है। उसके साथ साथ आपको बताता है कि दूसरा नियम से किस सूत्र से निकलता है, दूसरा गति के नियम से, तो S बराबर ut प्लस हाफ AT²। जबकि तीसरा नियम जो है, इससे न्यूटन की गति का प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है, और इसका सूत्र होता है V² बराबर
U स्क्वायर प्लस 2AS इसका क्या है, सूत्र होता है। तो आपसे पूछा है कि दीवार पर फेंका गया गेंद है, वापस आ रहा है, तो वह न्यूटन का तीसरा नियम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? m और v के गुणनफल को क्या कहते हैं बताना है। उत्प्लावन बल कहते हैं, दाब कहते हैं, संवेग कहते हैं या बल कहते हैं? सभी लोग बताएंगे कि क्या कहते हैं। फटाफट से सभी लोग आंसर करिए। चलिए, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बताना है। क्या कहते हैं कि जो द्रव्यमान होता है और वेग, तो आपको पता है कि द्रव्यमान mv किसका होता है, तो p बराबर होता है mv, मतलब यह क्या हुआ, संवेग का हुआ। संवेग एक ऐसी राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसका SI मात्रा का है तो kg मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स क्या होता है, संवेग का SI मात्रक होता है। दाब अभी बताए, दाब का अभी बताया कि क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल होता है, और इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब हुआ, संवेग हुआ, बल है, बल तो अभी बताए हैं F बराबर ma होता है, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, और F बराबर ma इसका क्या होता है, सूत्र होता है, तो F बराबर ma, या ma को अगर और लिख सकते हैं इसका मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को kg मीटर सेकेंड के पावर -2 लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। जब एक सेल विस्फोट के बाद कई टुकड़े में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसकी कार्य, बल या संवेग। आपको बताना है कि क्या स्थिर रहता है। जब एक सेल विस्फोट होने के बाद वो कई टुकड़े में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसमें क्या स्थित रह जाती है, क्या संरक्षित रहता है? स्थितिज ऊर्जा, कार्य, बल या संवेग। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या संरक्षित रह जाता है। चलिए, तो जब एक सेल विस्फोट होगा तो क्या अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रह जाता है? तो बताइए कि क्या उसमें संरक्षित रह सकता है। चलिए, इसकी अगर दिशा में बात कहा जाए तो आपको पता है कि P बराबर होता है mv। अगर कहीं भी अलग अलग दिशा में उड़ जाए तो सभी के सभी क्या होगा, सभी में संवेग क्या होंगे, संरक्षित होगा। भले ही यह अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सभी को जोड़ने के बाद फिर उसका संवेग क्या होगा, वही हो जाएगा। तो पूछेगा कि जब दो सेल विस्फोट होते हैं, एक दूसरे से फटते हैं, क्योंकि जो फट रहा है दिशा में सिर्फ बिखर रहा है, लेकिन उसका जो होता है संवेग संरक्षित रहता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि जब एक सेल विस्फोट के बाद, जब सेल में एक विस्फोट होता है, उस विस्फोट के बाद कई टुकड़े में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। इस बातों को ध्यान में रख सकते हैं। संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगले आते हैं, बताइए, जल्दी से बताइए इसका, कि यह लिखा हुआ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, 9F19 लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। कुछ आपको इस प्रकार का प्रतीक लिखा हुआ है, F करके ऊपर 19 और नीचे लिखा हुआ 9। इसका आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग फटाफट से इसका आंसर करेंगे। बताइए सभी लोग। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यह 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, और आपसे पूछा है कि अगर फ्लोरीन ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जो नीचे लिखा जाता है, नीचे जो होता है उसको परमाणु संख्या, जो नीचे होता है उसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है F9 और यहाँ पे 19, तो जो नीचे होता है उसको परमाणु संख्या, ठीक है, और इसको परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है।
अब आपको पता है कि परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। जबकि परमाणु भार क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है, प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन होता है उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और आपको पता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इस बातों को आप ध्यान में रखते हैं। तो क्या जहाँ जहाँ प्रोटॉन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? तो ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो परमाणु भार इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर भी हम कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार होता है। तो ध्यान रखेंगे जो नीचे होगा वे होगा आपका क्या? परमाणु क्रमांक, और यह क्या है? परमाणु भार है। जब नीचे परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाए? क्योंकि परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताता है। तो नीचे 9 है, इसका मतलब कि प्रोटॉन की संख्या 9, और प्रोटॉन की संख्या जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा 9। लेकिन परमाणु भार 19 है, तो यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो 9 गो तो प्रोटॉन हो गया, आप प्लस 10 गो न्यूट्रॉन होगा, तभी तो 19 हुआ है। तो 10 गो क्या हो गया? इसमें न्यूट्रॉन हो गया है। इस बातों को पता है। तो आपसे पूछा है कितने होंगे, तो आप सबों को पता है कि जितना होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन नहीं होगा। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10-10 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, नहीं होगा। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन, यह क्या है? सत्य है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित परमाणु संख्या को बताता है। जबकि परमाणु भार दोनों को न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। तो 10 प्लस 19 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए किस तत्वों की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? जो उसकी संयोजक शक्ति है, क्या संयोजक शक्ति या क्षमता को क्या कहते हैं? परमाणुकता, अणुभारता, सामान्यता या संयोजकता। जो संयोजक की जो शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, अणुभारत कहते हैं या सामान्यता कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कितने लोग कर पाते हैं, तो जल्दी से आंसर करिए। चलिए, तो किसी तत्व के संयोजक शक्ति जो होती है क्या कहलाती है? मतलब कि उसकी जो संयोजक शक्ति होती है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो किसी तत्व के, जो किसी तत्व में या किसी भी जो तत्व होता है उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजी कहलाती है। और उसको एस्टेब्लिश होने के लिए, उसकी अष्टक पूरा करने के लिए या डबल बॉन्ड पूरा करने के लिए जितनी की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं संयोजकता। तो आपसे पूछता है कि संयोजक की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी क्षमता लेने की और देने की, संयोजक की क्षमता लेने की या देने की जो कहलाती है उसको संयोजकता कहते हैं। तो दो ही तरह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो आपसे पूछा है कि किसी तत्व के संयोजक शक्ति या क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको संयोजकता कहते हैं। सही बात है, क्योंकि तत्वों का संयोजन शक्ति यानी कि जो कंबाइनिंग पावर होता है संयोजकता कहलाता है। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन में परमाणुओं को संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि वो कितने हाइड्रोजन को अपने में संयोग कर सकता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं संयोजकता। तो इसका राइट आंसर संयोजकता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु केवल विद्युत अपघट्य के द्वारा निकाला जाता है। कौन से धातु है जिन्हें विद्युत अपघट्य के द्वारा निकाला जाता है? एल्यूमिनियम, Fe मतलब लोहा, Zn मतलब जिंक या कॉपर। कौन है जिन्हें धातु को हम विद्युत अपघटन के द्वारा निकालते हैं? तो जल्दी से आंसर करेंगे।
विद्युत अपघटन के द्वारा किसे निकाला जाता है? कौन से धातु को केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है? अब बताइए, इसमें से बताना है एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, क्या को बताइए। चलिए, तो कहे कि कौन से धातु को केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, तो एल्यूमिनियम होता है। कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है। अच्छे देखिए, और विद्युत अपघटन के द्वारा निकालने वाले जो हैं, जिनसे कि विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जा सकता है, वे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो एल्यूमिनियम होता है, जो कि अधिक क्रियाशील तत्व हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अधिक क्रियाशील तत्व हैं। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे उनमें जो है, जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं उनको विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। तो जो एल्यूमिनियम है इसको केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जाता है। तो चलिए, धातु को जो विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। कुछ को कार्बन के उपयोग के अपचयन से भी निकाला जाता है। चलिए, तो धातु में केवल विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को, कुछ जो होता है कार्बन के उपयोग कर कार्बन के अपचयन के द्वारा भी निकाला जाता है। उसको भी देख लेते हैं कि कार्बन के अपचयन के फलस्वरूप जो है प्राप्त किया जाता है। जैसे जिंक हुआ, लोहा हुआ, पीबी हुआ और Cu हुआ, इन्हें कार्बन के अपचयन के द्वारा निकाला जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको पता है प्राकृतिक अवस्था में जो धातु पाए जाते हैं वे है Ag और Au, सोना और चांदी प्राकृतिक अवस्था में। कार्बन के अपचयन के फलस्वरूप जस्ता, लोहा और कॉपर को निकाला जाता है। जबकि विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिनियम को, पोटेशियम को, सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, इन सारे को तो केवल विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिनियम, और इनको भी विद्युत अपघटन के द्वारा, तो जो अधिक सक्रिय तत्व होते हैं, जिनकी सक्रियशीलता अधिक होती है, उनको हम विद्युत अपघटन के द्वारा निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि इनको विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। बाकी लोहा, जस्ता, कॉपर को कार्बन अपचयन के द्वारा, जबकि यह प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H आयन देगा? मतलब कि जो H आयन दे है, H+ जो आयन देगा, आपको बताना है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड है जो कम H+ आयन देगा। HNO3, नीचे 3 है, ऐसे करके है, फॉन्ट नहीं हो पा रहा है। HNO3 है, ये आपको पता है कि H2SO4 है और ये है CH3COOH है, और यह क्या है? HCl है, ये तो पता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो एसिड कम H+ आयन देगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो चलिए, आपसे पूछा है कि पानी में घुलने वाले निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। तो बताइए जल्दी से, सभी लोग फटाफट से इसका आंसर करेंगे क्या होता है। तो जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, इसकी अगर बात कहा जाए सर कि पानी में घुलने पर कम देता, देखिए अधिक देने वाले कौन कौन हो गए? तो आपके अधिक जो H+ आयन देते हैं वे हैं HCl, H2SO4, HNO3, क्या होता है? HNO3। ये सारे के सारे जो हैं यह प्रबल अम्ल हैं जो कि अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। जबकि CH3COOH जो होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, वे क्या होता है? आपके दुर्बल अम्ल होता है, यानी कि वीक एसिड है। और जो कि एसिड कम होता है, तो आपसे पूछे तो CH3COOH जो होता है, यह जल में घुलने पर H+ आयन कम मात्रा में देता है। इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ आइए, बताना है कि कब, कितने में, यानी कि कब न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण उनके पहले तत्वों का था। तो बताना है कि न्यूलैंड ने कब पाया था? 60 में, 44 में, 64 में या
1860 में, 1844 में, 1964 में, 1864 में। बताइए कि कब इन्होंने न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया और प्रथम न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, प्रथम 8वें तत्वों का गुण पहले तत्वों के गुण के समान होगा, यह बताए थे। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे फटाफट से, तो जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए, कब न्यूलैंड साहब ने बताया था? चलिए, आपको बात कहा जाए कि न्यूलैंड के अष्टक नियम को कब दिया गया था? 1863-64 में दिया गया था। तो आपसे पूछा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम कब दिए गए थे? 1864 में दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि फास्फोरस के परमाणुकता कितनी होगी? द्विपरमाणुक होगी, बहुपरमाणुक होगा, एक परमाणुक होगा या चतुष्परमाणुक होगा? फास्फोरस, आपको बताना है कि फास्फोरस का परमाणुक कितना होता है, और सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि जो फास्फोरस होता है इसकी परमाणुक क्षमता कितनी होता है, यानी कि परमाणुक का कितना होता है, बताइए कि फास्फोरस का कितना होता है। चलिए, आंसर की अगर बात कहा जाए तो सबको पता है कि जो फास्फोरस होता है उसको P4 कहते हैं, और जब P4 हो, 4 हो, तो चतुष्परमाणुकता होगी। 4 से अधिक हो जाता है, जैसे कि सल्फर होता है, सल्फर A8 होता है, तो जब यह क्या कहलाता है? बहुपरमाणुकता। O2 हो जाता तो द्विपरमाणुकता। H2 क्योंकि 2 लगा है, द्विपरमाणुकता। सिर्फ क्या होता? आर्गन हो जाता, एकल परमाणुकता होता। तो मतलब कि जिसमें जितनी संख्या में होगी परमाणु उसकी क्या होगी? परमाणुकता होगी। आर्गन सिर्फ अकेले होता है तो अकेले, क्योंकि फास्फोरस P4 के साथ होता है और इसमें 4 गो होता है, इसलिए इसे चतुष्परमाणुकता कहेंगे। सल्फर A8 है तो इसको बहुपरमाणुकता कहेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो इसे द्विपरमाणुकता। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। जितना इसमें लिखा रहेगा P4 4 से चतुष्परमाणुकता। अब 5 कहीं लिख दे तो उसको पांचवी परमाणुकता मत पढ़ लेगा, उसको बहुपरमाणुकता। 4 तक को पढ़ते, 1 को एकल परमाणुकता, 2 के द्विपरमाणुकता, 3 को त्रिपरमाणुकता, 4 को चतुष्परमाणुकता। जबकि 5 हो जाएगा या उससे ऊपर हो जाता है उसको बहुपरमाणुकता के रूप में जाना जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। धातु के ऑक्साइड हाइड्रोजन के निर्माण करने के निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी? यानी धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी? एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, बताइए, और सिल्वर। धातु के ऑक्साइड में निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम, लेड, कॉपर या सिल्वर? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए। फटाफट से सभी लोग आंसर करते रहिए। भाग रहे हैं, बीच में से भागिएगा तो चल जाइएगा HKG में, तो भागा मत करिए, ध्यान लगा के पढ़ा करिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपको ग्रुप D में नौकरी दिला सकता है, नहीं तो ढिलाई आपको कहाँ लेके जाएगा कोई पता नहीं है। चलिए, तो आप सबों को पता है कि जो धातु के ऑक्साइड है हाइड्रोजन निर्माण के लिए कौन किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है? तो आपको पता है कि सभी धातु जो है, धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, और एल्युमिनियम जो होता है उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है। तो जो धातु के ऑक्साइड हाइड्रोजन के निर्माण के लिए किसके साथ बना सकता है? तो एल्युमिनियम के साथ बना सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती है, और धातु का ऑक्साइड आपको पता होता है कि क्षारीय होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड जैसे धातु जो होते हैं अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक होता है। सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो जनाबे अली वाला, तो ये क्या है? एम्फोटेरिक है, तो एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक है।
अच्छा, क्षारीय, यह क्या होगा कि अम्लीय तथा क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं धातु हाइड्रोजन गैस के साथ, तो धातु के ऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो धातु और एल्युमिनियम धातु होता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन से धातु के ऑक्साइड, मतलब कि धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के निम्नलिखित में से कौन से धातु को वाष्प के साथ अभिक्रिया कराई जा सकती है, तो एल्यूमिनियम को कराई जा सकती है। अगला, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी। आपको बताना है कि 90 ग्राम पानी में, 90 ग्राम पानी मतलब कि H2O को में बताना है कि मोलों की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि 90 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितना मोल होगा। तो 1 ग्राम परमाणु का निकाल लीजिए कि द्रव्यमान कितना और 90 ग्राम में भाग दे दीजिए और बनाइए कि कितना आ रहा है। जल्दी से बनाइए। चलिए, तो आप सबों को पता है कि H2O का अगर, क्योंकि मोल की संख्या निकालने के लिए 1 ग्राम में परमाणु द्रव्यमान कितना होता है और टोटल में से भाग दे देंगे। H2O को निकाल लीजिए, तो हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 है तो हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु क्रमांक और इसका कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो कितना हो गया 18। यानी कि 1 ग्राम H2O में 18 ग्राम होते हैं, तो 90 ग्राम होंगे तो कितना होगा, 90 में 18 के भाग दे दो तो 5 आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्ती नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। राइजोइड, थैल, कैप्सूल या ब्रायोफाइटा। जिसमें आपको न तो जड़ देखने को मिलता है, न ताना, न पत्ती, उसे क्या कहेंगे, राइजोइड, थैला या कैप्सूल या ब्रायोफाइटा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसको क्या कहिएगा आप। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, थैला, थैल नहीं है, यह थैलस है। क्या है, यह थैलस है। अब बताइए, राइजोइड, थैलस, कैप्सूल, जिसमें एक पादप का समूह बताना है जिसके पौधे जड़, तना और पत्ती नहीं होता, उसे कहा जाता है राइजोइड, थैलस, कैप्सूल या ब्रायोफाइटा। तो फट से आंसर करिएगा इसका क्या होगा। चलिए, तो आपको पता है कि 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा संघ के जो पौधे होते हैं, उसमें जो होता है न तो जड़ पाया जाता है, न ताना, न पत्ती, यानी कि सबसे लो किस्म के पौधे जो होते हैं जिसमें न जड़ पाया जाता है, न तना पाया जाता है, न पत्ती पाया जाता है, वे होता है थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा को ही थैलस कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें कि पत्ती तो नहीं, मतलब कि उसमें कुछ पाए जाते हैं, लेकिन थैलस जो होते हैं, जो थैलोफाइटा होता है, इसमें न तो जड़, न पत्ती, न कुछ भी पाया जाता है। आप सुनिए, एक पादप समूह जिसमें पौधे, जड़, तना और पत्ती नहीं होती है उसे थैलस या थैलोफाइटा कहा जाता है। इसी समूह के संघ के अंतर्गत लाइकेन समूह आते हैं। प्राय 3 प्रकार के थैलस को विभाजित किया जाता है। मतलब थैलोफाइटा को 3 भाग में, कुछ चपटी और उठा हुआ थैलोफाइटा, दूसरा होता है पत्ती के भीति जैसी ऊपरी और भीतरी दोनों की ओर धरातल परत प्राप्त करता है, और तीसरा यह ध्वज के भांति ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित होता है। यह 3 प्रकार के पादप क्रमशः पारेटियम, पर्णली और छिपुलिया लाइकेन कहे जाते हैं। तो लाइकेन, शैवाल और जो कवक आते हैं वे थैलोफाइटा संघ के जंतु होते हैं। और लाइकेन, शैवाल और कवक, लाइकेन, शैवाल और कवक जो होते हैं वे सारे के सारे आपके थैलोफाइटा संघ के जंतु होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला, O2 के उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है। लाइस में, नाभिकीय में, लाइस नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या रिक्तिया में। बताइए कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विघटन किसमें होता है। पाइरूवेट का विघटन किसमें होता है।
जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से आंसर करेंगे कि O2 के उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है किसमें? लाइसोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम है, नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया और रिक्तियाँ हैं। अब बताइए। तो पता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरुविक अम्ल होता है, विघटन के फलस्वरूप पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया को अब ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि TCA चक्र कहा जाता है, TCA साइकिल कहा जाता है। तो पूछता है कि O2 का विघटन, पाइरुवेट का विघटन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में ही ऑक्सीजन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरुवेट अम्ल होता है उसका विघटन और ऑक्सीकरण होता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे कि पूछे कि O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तने के जरिए फैलता है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइला, गुलाब या इमली। आपको तना के जरिए फैलता है, जो तना है उससे इसका फैलाव होता है। ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइला में, गुलाब में या इमली में। बताइए किस में होता है जो कि तने के द्वारा ही बढ़ता है? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कि तने के जरिए फैलता है, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइला में या गुलाब में। चलिए, तो तने के द्वारा जो फैलता है वे होता है गुलाब में, क्योंकि आप देखते हैं कि जो गुलाब का पौधा होता है उसको तना के द्वारा ही लगाया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो जो गुलाब का पौधा होता है उनको कायिक परिवर्धन के द्वारा, कैसा परिवर्धन? तो कायिक परिवर्धन के द्वारा ही लगाया जाता है। और इसमें तना के प्रयोग, क्योंकि तने के जरिए ही क्या होता, बढ़ता है, तो जो होगा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा नहीं, तो इसको किसके जरिए? ताने के जरिए फैलता है, मतलब कि तना के द्वारा ही लगाया जाता है, तो गुलाब को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव का समाविष्ट है? कवक के, प्रोटिस्टा के, मोनेरा के या प्लांटी के? बताइए कि निम्नलिखित में से किस समूह के बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रिका पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव को समाविष्ट किया गया है? कवक को, प्रोटिस्टा को, मोनेरा को या प्लांटी को बताइए कौन है? कौन है वो? कौन है बताओ? सुना है ना बाहुबली के गाना, कौन है वो? कौन है बताइए। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। इस समय इतना व्यस्त रह रहा है सभी लोग। चलो पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई ही करता है। चलिए, तो आपसे पूछा है कि किस समूह के में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र और पटल होता है? तो वे आपके होते हैं कौन से? तो मोनेरा जगत के होते हैं। किस जगत के होते हैं? तो जो मोनेरा जगत के होते हैं उस जगत के होते हैं। मोनेरा जो जगत होता है एक कोशिकीय जगत के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोनेरा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे कि जीवाणु। उसके साथ साथ नील हरित शैवाल को भी समाविष्ट किया गया है। नील हरित शैवाल मतलब कुछ तो जीव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि मोनेरा संघ में आते हैं। तो आपसे पूछा है कि किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तंत्र, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तंत्र जो होता है एक कोशिकीय जीव में समाविष्ट होता है, तो वे होता है मोनेरा संघ के जंतु में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग कि जीन अंगों के मूल संरचना, मतलब कि जीन अंगों का मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसा लगता है। मतलब कि जो संरचना होगी भिन्न होगा लेकिन देखने में एक जैसा लगता है,
और उनका कार्य भी समान होता है उसको क्या कहते हैं? बायोजेनेटिक नियम, समजात अंग, जीवाश्म अंग या समरूप अंग। बताइए क्या कहा जाता है उसको? कि संरचना एक ही हो, देख माने कि मूल संरचना भिन्न हो लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कि उसको क्या कहते हैं। चलिए बताइए कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसी होती है, उनके कार्य भी समान होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायोजेनेटिक्स, समजात अंग, जीवाश्म, समरूप अंग। बताइए क्या होता है? तो सबको पता है कि जो एक जैसा दिखाई देता है और जो मतलब कि मूल संरचना अलग है दिखाई देता है, मतलब कि रूप एक जैसा दिखाई देता है, तो कहेंगे कि समान रूप में है, तो वे क्या हैं? समरूप कहलाते हैं। समरूप को एनालॉगी, इसको इंग्लिश में पढ़ लेना, लिख देते हैं एना, कौन सा? एनालॉगो ऑर्गन्स कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। जिनकी मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन एक जैसे दिखाई देते हैं और कार्य भी समान कहते हैं, उसको समरूप अंग कहते हैं। अब क्या होगा ना कि मूल संरचना भिन्न भिन्न है, लेकिन होगा कि मूल संरचना एक ही तरह होगा। जब एक ही तरह होगा, जब देखिए मूल संरचना भिन्न, जब मूल संरचना भिन्न खाली देखने में एक जैसा होगा तो समान रूप से रूप जैसा दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि मूल संरचना भिन्न नहीं हो कि मूल संरचना एक होगा, कहेंगे कि उसी प्रकार का अंग है, भले ही उसका कार्य क्या हो, अलग अलग हो, तब होता है समजात अंग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सही मिलान कीजिए कि कौन सा सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n, इस प्रकार है CnH2n -2, तो ऐसे दिखाई दिया CnH2n -2, CnH2n का एल्काइन को यह कहा जाता है, एल्कीन को इतना इतना बताना है। तो जो सामने सामने हो गया ना, उसके नीचे करके लिखा है, ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिखा है CnH2n है, Cn जो है ऐसे करके लिखा है। तो बताइए कि कौन सा सही है। एल्कीन का बताइए, क्योंकि आपको पता है एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन का बताइए कि क्या होता है। जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सा सही मिलान है, सभी लोग बताएंगे। यहां पर एन भी है उसमें का, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे इसका, फटाफट से सभी लोग आंसर करिए, इसका क्या होगा। चलिए, अगर आपको पता है कि कौन सा सही है तो आपको पता है ना, बताए थे कि एल्केन में CnH2n +2 होता है। एल्कीन कहेगा तो नहीं गिनेंगे, और मल्काइन वाला एल्काइन है तो CnH2n -2। क्योंकि आपको कैसे बताए हैं, तो पता है आप लोगों को बताए हैं ऐसे करके कि एल का केन होगा, एल्केन तो CnH2n +2, फिर होते हैं एल्कीन, कीनने के लिए बोलेगा तो नहीं खरीदेंगे CnH2n, और जबकि एल्काइन होंगी मतलब कि मल्काइन होंगी तो एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन जो होगा वे होता है CnH2n -2 होता है। इन मानों को ध्यान में रखे थे। और जो एल्केन होता है वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है। जबकि एल्केन और एल्कीन जो होते हैं, एल्केन और एल्कीन जो होती हैं, मतलब कि एल्कीन, एल्कीन और जो एल्काइन होती हैं, एल्काइन, यह जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एल्केन जो होता है, एल्केन जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। इस बातों को भी ध्यान में आप रख सकते हैं कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब क्या होता है कि जो एल्केन होता है CnH2n +2 होता है,
इसमें से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को निकाल देने से, एक हाइड्रोजन से निकाल देने से एल्कलिक समूह बन जाता है, माने कि एल्कलिक समूह बन जाता है। जैसे कि आपसे पूछे कि क्या होता है तो CnH2n+1 हो जाता है। इथेनॉल जैसे आता है ना, इथेनॉल मिथेनॉल करके आता है, तो एल्कलिक समूह होता है, उसको R से सूचित करते हैं। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सबों को पता है कि इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो आपसे पूछा है, देखिए तो सही बात है कि एल्केन है तो +2 है, किनने के लिए बोल रहा है तो कुछ नहीं CnH2n, जबकि एल्काइन होगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। उत्तक की कोशिका बहुत सक्रिय होगी। कौन से उत्तक है जिसकी कोशिका बहुत सक्रिय होती है और इनमें कोशिका द्रव्य मतलब कि साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्मा के पतली कोशिका रस भित्ति और मुख्य नाभिकीय और कम रिक्तियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक, जिसे कोलेनेकाइमा, यहां पे कोलेनेकाइमा है, कोलेनकाइमा, और यह है पेरेनेकाइमा, और यह क्या है स्क्लेरेनकाइमा है, और यह क्या है विभाज्य उत्तक। बताइए कि उत्तक की कोशिका भित्ति बहुत सक्रिय होती है, और इसे घने कोशिका साइटोप्लाज्मा की पतली कोशिका भित्ति के मुख्य नाभिक है। तो बताइए कौन होगा, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करिए। और जो लोग भाग जा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं 10-15 दिन देख रहे हैं, तो लोग को भाग जाओ, जब एग्जाम आएगा तब तो लोग को पता चलेगा। भागने का जो बीच में आदत हो गया सबका नाम, और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के साथ आप लोग मेरे मेहनत का फल संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग जितना सब्सक्राइब है उतना ही है, और लाइक भी देखते हैं कि मात्र 10-12 ही होता है, 17-18 लोग जुड़ते हैं, 12 ही 15 हो पाता है। चलिए, तो उत्तक की कोशिका बहुत सक्रिय होती है और इन्हें घने कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा की पतली कोशिका भित्ति की मुख्य नाभिक होता है, उसको हम कहते हैं विभाज्य उत्तक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो विभाज्य उत्तक होता है अपने आप को बदलता रहता है। जबकि यह तीनों के तीनों जो है, आपको पता है ना, यह जो है अस्थायी उत्तक है, और अस्थायी उत्तक को 2 भागों में होता है। एक होता है, यहाँ पे बता देते हैं कि उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तक को, जो उत्तक होता है, उत्तक को 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक जिसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होता है, एक होता है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक के तहत आपको कौन कौन आता है, तो पेरेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा और स्क्लेरेनेकाइमा, ये सरल है। जबकि जटिल में आपके जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो यह अस्थायी होता है, और यहाँ पे सक्रियता की बात हो रहा था, क्योंकि विभाजन होने के बाद यह क्या होते हैं, सक्रिय होते जाते हैं। तो विभाज्य योतक कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, अस्थायी उत्तक होते हैं, क्योंकि विभाजन के गुण जब खत्म हो जाते हैं इसमें, तो क्या हो जाते हैं, अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछा था कि कौन सा एक सक्रिय है, तो सक्रिय जो होगा वे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और विभाज्य उत्तक होता है। और इसमें भी क्या होते हैं, घने कोशिका द्रव होते हैं, पतली कोशिका होती है और कम भित्तियां भी होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म यानी कि चपटा कृमि भी कहा जाता है? क्लेनिटेरट को, पेरिफेरा को, नेमिटोडा को या प्लेट हेलिमिनिथिज को? जल्दी से बताइए किसको कहा जाता है। चपटा कृमि या फ्लैट वर्म किस संघ के जानवर को कहा जाता है? किस संघ के जानवर को कहा जाता है? चलिए, जानवर के किस संघ के फाइलम के संघ को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि कहा जाता है? तो इस संघ का नाम है
चपटा, तो चपटा कैसा होता है, प्लेट होता है ना, तो चपटे कृमि या फ्लैट वर्म के रूप में किसे जाना जाता है, तो वे फ्लैट हेलमिन्थीज होते हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वृक्ष में सामग्री परिवहन, मतलब कि वृक्ष में जो परिवहन के सहायक ऊतक क्या कहा जाता है, भरण ऊतक, त्वचीय ऊतक, संवहनीय ऊतक या विभाज्य ऊतक। यानी कि जो वृक्षों में भोजन ले जाने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, त्वचा ऊतक, भरण ऊतक, संवहनीय ऊतक या विभाज्य ऊतक। तो फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या कहा जाता है कि वृक्ष में सामग्री के परिवहन में जो सहायक ऊतक होता है उसको क्या कहते हैं, भरण ऊतक, त्वचीय ऊतक, संवहनीय ऊतक या विभाज्य ऊतक। चलिए, तो सबको पता है कि वृक्ष में सामग्री यानी कि सामान ले जाने की, भोजन ले जाने वाली बात हो जा रहा है, तो जो ले जाएगा वे होता है संवहनीय ऊतक। और संवहनीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरे होते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम को दारू और फ्लोएम को वास्ता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो जाइलम और फ्लोएम है यह क्या है, एक संवहनीय ऊतक है, और संवहनीय में यह कैसा ऊतक है, तो जटिल ऊतक है। इस बातों को भी हमने देखा है। तो यह क्या थे आज आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यह वृक्ष के सामग्री में कौन थे, तो संवहनीय ऊतक हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर संवहनीय हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का गति का मान समय में शुरू होकर अंतिम में भी में बदल जाता है, मान समय, यदि किसी वस्तु का गतिमान समय में u से शुरू होकर v में बदल जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा। अच्छा, यहाँ u होगा। यदि किसी वस्तु का गतिमान u, गतिमान मान जो है u जो होता है, गतिमान समय u, गतिमान u t समय से शुरू होकर v समय, मतलब कि कुछ समय के बाद आपको बताना है कि कोई वस्तु है u गति से शुरू होकर t समय में v हो जाता है, u से शुरू होकर t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है, तो त्वरण बताना है कि त्वरण क्या होगा। यदि कोई वस्तु u वेग से शुरुआत करके, यानी कि प्रारंभिक वेग से शुरुआत करके t समय में, मतलब u वेग से शुरुआत करता है और t समय के बाद उसका v वेग हो जाता है, तो बताइए क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से सभी लोग आंसर करिए। चलिए जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। यदि किसी वस्तु के गति का मान u समय में से t से शुरू होकर भी बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, त्वरण कितना होगा। तो सर अभी आपको पता है कि a बराबर, आपको पता होता है कि a बराबर क्या लिखते हैं सर, तो आपका त्वरण कहता है, त्वरण क्या कहता है, त्वरण कहता है कि a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई t। तो क्या a बराबर हम नहीं कह सकते हैं कि v माइनस u बाई टी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर त्वरण ही पूछा था और त्वरण का इस सूत्र ही दिया हुआ है v माइनस यू बाई टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, क्योंकि आपसे त्वरण पूछा था कि u था प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v हो जाता है कितने समय के बाद, t समय के बाद, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई t जो होता है वही तो त्वरण होता है। और यह त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये थे आपके आज 25-26 क्वेश्चन थे, जो कि यह सेट नंबर 24 था। आज के क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बने। तो यह क्या थे आज के टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन आज 25-26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था। तो यह क्या थे, सेट नंबर 24 था। फिर मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ। 6 बजे वाले क्लास में सभी लोग जुड़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स ही आपको सफलता को मेरिट बना सकता है। तो करंट अफेयर्स की क्लास में और जीके जीएस 8 बजे वाला क्लास में भी जुड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।